नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इससे भारत के सामने खड़ी चुनौतियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात इस समय बेहद चिंताजनक हैं और इस संकट को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर विपरीत असर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के लिए ये युद्ध आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय तीनों स्तरों पर अप्रत्याशित चुनौतियां लेकर आया है। कच्चे तेल और गैस की जरूरतों के साथ साथ 1 करोड़ से अधिक भारतीयों के खाड़ी देशों में रहने और काम करने के कारण भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक हैं। उन्होंने बताया कि संकट की घड़ी में देश किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। विपक्ष का साथ मांगते हुए उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया इस संकट से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव का देश, दुनिया प्रभाव और उससे किस तरह निपट रहा है भारत और विपक्ष की राय और प्रतिक्रिया क्या है, इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट के भाषण में उन्होंने भारत की ओर से स्पष्ट और सख्त संदेश देते हुए तनाव खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बातचीत ही समस्या का समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोई भी हो, नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं। हॉर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत में स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने ये भी संकेत दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। जरूरत पड़ने पर हर संभव कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि तनाव कम करने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा से शांति, स्थिरता और मानवीय मूल्यों का समर्थक रहा है और आगे भी इसी दिशा में काम करता रहेगा। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। पश्चिम एशिया विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें हर चुनौती का सामना सब्र, संयम और शांत मन से करना चाहिए। यही हमारी पहचान और ताकत है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए। जो लोग हालात का फायदा उठाना चाहते हैं, वे झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें उनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में सभी राज्य सरकारों से कालाबाजारी और जमाखोर की कड़ी मॉनिटरिंग और त्वरित लेने की बात कही। जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में
काला बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें डालते हैं एक नजर। बातचीत और कूटनीति ही संकट का एकमात्र समाधान। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले हर भारतीय की सुरक्षा प्राथमिकता। अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1,000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य। संघर्ष ने कई अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा कर दी हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण। पेट्रोल डीजल गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो, हमारा प्रयास। तेल गैस 27 की जगह अब 41 देशों से आयात। इथेनॉल मिक्सिंग की तैयारी से मिल रहा फायदा। न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्यान्न में आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम। जमाखोरी करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। संकट की तुलना कोरोना काल की चुनौतियों से की। देशवासियों से एकजुट और सतर्क रहने की अपील की। जहां सरकार स्थिति को संभालने और प्रभाव कम करने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर खुली और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत की स्थिति को लेकर और अब प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर विपक्ष और सरकार के अपने अपने बयान हैं। जी, उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में। देखिए, संकट तो उनके द्वारा लाया गया संकट है ना, ये मोदी संकट है। आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला, तो हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए ईरान के राष्ट्रपति से। और जैसे चीन ने, रूस ने अपने देश में तेल को लाने का, गैस को लाने का इंतजाम किया, उनके जहाज नहीं रुके, आपके भी नहीं रुकते। लेकिन आपने सही वक्त पे बात नहीं की। अब कह रहे पूरा देश साथ दे, साथ तो देगा ही आपका। लाइन में आपने पूरे देश को खड़ा कर दिया है, तो खड़े रहेंगे सब। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में। पैनिक क्रिएट कर रहे हो, रूमर फैला रहे हो, और ऑयल कंपनियों के विज्ञापन देखिए। अचानक में इस देश में कैरोसिन का जिक्र होने लगा, तो पैनिक नहीं फैलेगा क्या? और मेरा सिर्फ ये कहना है कि डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में कभी कभी साइलेंस बहुत भारी पड़ जाता है। प्रधानमंत्री जवाब देंगे या बोलेंगे तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत है? ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री, आज देश के अंदर में कई आपदा आए, विपक्ष हर चीज पे गाली दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने पॉजिटिव काम करके देश के सामने और दुनिया को बता दिया है कि आपदा भी एक अवसर होता है। और हाउस में आकर के उन्होंने सब जानकारी दी। और कोई भारत ने तो युद्ध थोपा नहीं है, लेकिन हम उसके भुक्तभोगी हैं। भारत तैयार है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया को बता दिया कि हम इस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। विपक्ष को ये सही उन्होंने कहा है कि विपक्ष को इस वक्त साथ रहना चाहिए, जैसे कोरोना काल में रहा। इस वक्त विपक्ष का साथ होना बहुत जरूरी है और विपक्ष को भी इस पे गंभीर सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। हॉर्मोन्स को लेके भी उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी से लेके फर्टिलाइजर, खाद्यान्न पदार्थ या अनाज या किसान या सोलर पावर, वो सारी चीजें जो निर्णय वो लिए थे, आज वो देश के हित में ऐसे कठिन समय में काम आ रही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग के कारण पश्चिम एशिया में बने संघर्ष के हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, जमाखोरी और कालाबाजारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने साफ किया कि हालात पर नजर रखी जा रही है और देश में किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। बहरहाल अब विपक्ष सवाल जो भी खड़े करे, लेकिन वैश्विक संकट के बीच भारत की कूटनीति और रणनीति स्पष्ट है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की सभी देश मिलकर इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालें ताकि क्षेत्र में स्थिरता बहाल हो सके। ऐसे में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भारत की संतुलित और जिम्मेदार वैश्विक भूमिका को दर्शाता है, जहां मानवता और शांति सर्वोपरि है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चलिए, तो संकट का निकाले एक शांतिपूर्ण समाधान। बहुत दिनों से ये बात हो रही थी, जब से ये एक युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद एक ही नजर सबकी भारत के परिप्रेक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर रही कि उनकी बात कब आएगी, वो कब इसके बीच में इंटरफेयर करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, नहीं कहेंगे। एलपीजी को ले लीजिए आप, तमाम चीज़ों को लेके जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, दाम बढ़े, उसको लेके भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। हालांकि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें होती हैं उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ता है, लेकिन सरकार को जिस तरीके से कटघरे में रखा गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सवाल आए, उसके बाद उनका सदन में बोलना एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण उनका वो पहलू था। अब उसे किस तरीके से समझा जाए, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि शांति से ही बातचीत करके तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं के साथ करूंगी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ राजेश जी, जो सारी बातें हुई हैं, एक कूटनीति की बात हो रही है, कोई बड़ी चुनौती नहीं है भारत के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सीधी बात सदन के अंदर रखी है, और बहुत दिनों से ये मांग भी थी कि उनका कोई भी वक्तव्य कब आएगा। सिर्फ ये कह देना कि शांति बनाए रखें, ये एक छोटी सी अपील से कुछ नहीं होता। हालांकि आज भी पूरे वक्तव्य में उन्होंने कहा कि इस संकट का समाधान निकल सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीका क्या सफल हो पाएगा, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो क्या संदेश देती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का संदेश या उनकी जो बातें उन्होंने बहुत प्रमुखता से रखी हैं, कैसे देखते हैं, और क्या इसका वाकई एक बड़ा प्रभाव दिखेगा वैश्विक स्तर पर? राखी जी, मैंने प्रधानमंत्री का जो संसद में संबोधन है उस पे अपनी बात रखने से पहले कि एक तरह से मानिए कि युद्ध विराम हो गया है। अमेरिका ने अगले 5 दिनों के लिए ईरान पे जो आक्रमण है, अटैक है, उसे रोकने की घोषणा कर दी है। तो और आप कहेंगे कि 5 दिन के बाद युद्ध विराम के लिए अमेरिका एक रास्ता ढूंढ रहा था, वो एक रास्ता बना है। और वो 5 दिनों के बाद ईरान का ये कहना कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है या अमेरिका डर के कर लिया, वो सारी बातें अलग है। ईरान के इस युद्ध से अमेरिका निकलना चाहता था, और मुझे लगता है कि शायद ये युद्ध का अंत हो गया है। और 5 दिनों के बाद दोबारा से अमेरिका फिर से इस युद्ध में शामिल होगा, इसकी संभावना तो बहुत कम है। अब जो ये 23-24 दिनों की जो कुल फाइट है, 24 दिनों की अमेरिका और इजराइल का जो ये संयुक्त आक्रमण था, यदि उसके परिप्रेक्ष्य में हम भारत की विदेश नीति की बात करें, तो भारत की विदेश नीति ने जो अपना स्पाइन होता है ना, वो स्पाइन हमने शायद खो दिया। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट में, इवन यूक्रेन के युद्ध में भी हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। भारत का एक असर था, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से भारत को जिस वैश्विक राजनीति के लिए पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने भारत को तैयार किया था, उसका एक असर बचा हुआ था। अब जबकि आप देखिए कि इसमें हमने आपके ही चैनल पे पिछली बार ये बात कहा था कि अभी तक हमने हेड ऑफ स्टेट के मारे जाने पे दुख व्यक्त नहीं किया, ना ही हमने ईरान के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत में यह दुख व्यक्त किया गया। और हम ईरान से जब बात करके जो हमारे वहां फंसे हुए एलएनजी के या जो हमारे गैस के जहाज थे, उन्हें शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकालने के लिए हमने ईरान से अनुरोध किया। अब आप सोच के देखिए कि ये अनुरोध भारत का प्रधानमंत्री बातचीत कर रहा है, और बाकी टीम ये अनुरोध करके हमारे कुछ जहाज वहां से निकले, और कुछ जहाज अब भी जो है वो उनपे पेट्रोलियम और गैस प्रोडक्ट है, वो वहां फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ईरान जो भारत का एक मजबूत दोस्त था, और कभी था की बात नहीं है। ठीक है कि हमने अमेरिका के साथ या वेस्ट
के जगत के साथ जाने के लिए हमने एक तरह से जो है ईरान के साथ अपना जो ट्रेड है वो लगभग शून्य कर लिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रेड अमेरिका के दबाव में बंद किया। वो देश की एक आंतरिक राजनीति, अब आप सोच के देखो कि चीन भी दुनिया का एक शक्ति है, लेकिन सारे प्रयास के बाद भी, और अमेरिका का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, जिस व्यापार में चीन के फेवर में सारा व्यापार झुका हुआ है, फिर भी चीन आज भी ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। तो हम कभी अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ तेल खरीदना बंद किया, फिर रूस के साथ जो हमारा दशकों का भरोसेमंद साथी है, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक बार भारत के फेवर में वीटो इस्तेमाल किया हो, उसके साथ हमने अमेरिका के दबाव में कर दिया। तो स्पाइन होता है एक विदेश नीति में, एक तो कंटिन्यूटी होती है। वो कंटिन्यूटी जो पहले से चली आ रही थी विदेश नीति, उसकी जगह एक नई विदेश नीति के तरफ भारत को आगे बढ़ना था, तो उसका कोई डॉक्ट्रिन सामने नहीं आया। उस विदेश नीति को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, यह पब्लिक डोमेन में कोई चर्चा नहीं हुआ। एक देश की टीम ने फैसला कर लिया और वो उस पे आगे बढ़ गए, और पूरी तरह इमेज बन गया हमारा है कि अमेरिका के किसी भी फैसले को भारत मानेगा। अब क्यों मानेगा, उसके पीछे वो विपक्ष वाली भाषा में नहीं जाना चाहता कि वो अडानी का दबाव है या कोई अन्य प्रेशर में ये सब किया गया। लेकिन विदेश नीति में एक अस्थायित्व होता है, किसी भी देश का आप देख लीजिए विदेश नीति में, और उसमें एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी रखी जाती है। वो कंटिन्यूटी हमने ब्रेक किया। अब संसद में जब हम कह रहे हैं कि हम किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, हमने जो है एथेनॉल मिलाना शुरू किया तो उससे हमें बहुत राहत मिला। ये सारी बातें इस युद्ध के संदर्भ में कालाबाजारी, महंगाई, ये सारी चीजें जो भारत में आने की बात, या दुनिया के ज्यादातर देशों में इसके प्रभाव में महंगाई आई है। हमारे भी देश में महंगाई उस तरह अभी असर नहीं कर रहा है, लेकिन महंगाई एक स्थिति तक पहुंची है। अब ये जो प्रधानमंत्री का कहना है संसद में, निश्चित रूप से अच्छी बात है कि हम देश में कालाबाजारी नहीं होने देंगे, क्योंकि आपदा में अवसर तलाशने का जो भारतीय व्यापारियों का एक ट्रेंड रहा है, दशकों का वो ट्रेंड देखा गया कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जो व्यापारी वर्ग है, जो ट्रेडर क्लास है, वो उसे अधिकतम लाभ लेने के लिए होर्डिंग करता है, जमाखोरी करता है, और फिर जो है रिस्ट्रिक्टेड मार्केट में रिलीज करके अधिकतम लाभ कमाता है। उसको रोकने की दिशा में जो बात की गई वो अच्छी बात है। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय किसी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। वो समाधान के लिए जो मोरल फोर्स है, देखिए भारत जब आर्थिक रूप से कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, न हम डिफेंस पावर थे, न भारत में कोई अन्य हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। ऐसे समय में भी भारत दुनिया के मामलों में एक मोरल स्टैंड रखता था। अब हम तो मोरल स्टैंड से आगे निकलने का दौर था। जब हम कह रहे हैं कि दुनिया के हम तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, तो तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था होने का मतलब है कि आपको मजबूती से अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने प्रभाव निभाने चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अब आप देखिए कि भारत कह रहा है कि हमें जो है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। यदि परमानेंट मेंबरशिप यदि भारत को मिल जाएगा, तो क्या हम दुनिया के किसी भी डिस्प्यूट में अपने को असर्टिव रोल में देखते हैं? क्या भारत ऐसे किसी मामले पे सिक्योरिटी काउंसिल में क्या वीटो कर पाएगा? वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एग्जिस्टेंस अब कुछ मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में वो अपना असर खो चुकी है। सिर्फ उसका अब एक मोरल आवाज मात्र बचा है। लेकिन फिर भी यदि उस मोरल टीम का भी हम हिस्सा होना चाहते हैं, तो हम सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप लेके करेंगे क्या? तो ये सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और भारत की विदेश नीति में जो गिरावट आई है, हमें देश में एक डिप्लोमेटिक फॉरेन मिनिस्टर लाना पड़ेगा। एक ब्यूरोक्रेट अच्छा फॉरेन मिनिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि डिप्लोमेसी अलग तरीके से की जाती है और ब्यूरोक्रेसी के जो काम करने के तरीके हैं वो अलग होता है। ये बात भारत को समझना पड़ेगा, और शायद इस दिशा में यदि हम नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी, और देर हो जाएगी भारत की विदेश नीति में। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। अनुपम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ राखी।
अनुपम जी, आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते एक बात यहाँ से भी निकली कि जो जंग चल रही थी, अमेरिका शायद ही अब समझ लीजिए कि खत्म होने की कगार पे है ये चीजें, और दोबारा से इन सब चीजों में नहीं जाएगा। ये बात भी सही है कि ईरान ने बिल्कुल बराबरी से जवाब दिया है, लगातार देते चला आ रहा है, लेकिन स्थितियां अब ऐसी हो गई हैं कि सबको लग रहा है पीछे हट जाना ही बेहतर होगा या फिर स्टॉप करना ठीक होगा, लेकिन एकदम से कोई नहीं कर रहा। क्योंकि अब जैसे कि ट्रंप ने चेतावनी दी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी चीजें आती हैं आप उसको खोल दीजिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये ट्रंप की धमकी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन ओवरऑल हम एक रक्षा की दृष्टि से समझें तो वाकई कहीं कोई कमजोर वाली स्थिति है, या सबको लग रहा है कि उनका जो एनर्जी सेक्टर है वो बहुत प्रभावित हो रहा है, रोकने में ही, खत्म करने में ही भलाई है? देखिए राखी जी, निश्चित तौर पर एनर्जी सेक्टर की जब बात होती है तो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन भी है, जिनेवा कन्वेंशन में भी ये बात कही गई है और ये स्पष्ट कहा गया कि युद्ध के समय में भी, जब दुनिया में कई देश युद्ध भी लड़ रहे हो, तब भी आप एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आम जनता की बहुत बड़ी तबाही हो सकती है और ये बाकायदा लिखा हुआ है। अब समस्या ये है कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं उनको माने कौन, उनको फॉलो कौन करेगा? जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ही बने बनाए नियमों को तार तार करने पे आमादा है, तो अब इन रूल्स को कौन बनवाएगा? तो जब एनर्जी के ऊपर बात आई और सबको पता है कि मिडिल ईस्ट का वो इलाका, फारसी खाड़ी का इलाका, जिसमें 5 से 6 देश हैं और वो सब मिलाकर के दुनिया का एक बड़ा चंक ऑयल का, एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं, और वहां पर जब लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई है, जब एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर के, एनर्जी के जो भी सोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सबको तबाह करने की बातें हो रही हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध भयानक से भयानक मोड़ लेता जाएगा अगर इसको रोका नहीं गया। अब अभी भारती जी ने बताया कि 5 दिनों के लिए शायद रोकने के लिए अमेरिका तैयार हुआ है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो 5 दिन के लिए कोई रोकने को तैयार नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि वो तो धमकी के स्वर में बोल रहे हैं कि हम 5 दिन का टाइम दे रहे हैं ईरान को, अगर ईरान बाकी जगहों से अपने आप को हटाता नहीं है, होर्मुज को खोलता नहीं है, तो हम उसका ग्राउंड इन्वेजन करेंगे और वो सब तबाही लाएंगे जो कि दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनका इशारा काफी हद तक न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ भी था। तो देखिए, अभी भी चीजें बहुत पेचीदा है और समस्या यह है कि इन चीजों को शांत कराने के लिए कोई भी देश कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठ रही, और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी चुपचाप बैठे हैं, जो अटैकर्स थे उनको कोई मना नहीं कर पा रहा है कि देखिए आप कुछ भी कहें, कितना भी किसी भी पक्ष की बात कहें, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान युद्ध में पहला अटैक इजराइल और अमेरिका ने किया था ईरान के ऊपर, और उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, और उन्होंने ये जब एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान अटैक जब पलटवार करेगा तो न सिर्फ इजराइल के ऊपर करेगा बल्कि उन सारे देशों के ऊपर भी करेगा जो कि अघोषित रूप से अमेरिका की, इजराइल की कॉलोनी है। वो तमाम मुस्लिम नेशन जो कि कहने को तो अपने धर्म के नाम पर उन्होंने देश बना रखे हैं, लेकिन उन लोगों ने अब तक जो भी बिहेवियर किया है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पक्ष में, इजराइल के पक्ष में किया है। तो अब यहाँ पर चीजें बिगड़ती चली गई और समस्या ये हो गई कि अमेरिका खुद इसमें इन्वॉल्व हुआ, और ये पूरे इलाके में आप देखें 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहला इंसिडेंट था कि एक ईरानियन शिप को हिंद महासागर में डुबो देना अमेरिका के द्वारा, टॉर्पीडो कर देना, जबकि वो बिल्कुल भी किसी के लिए खतरनाक नहीं था। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। अगर मैं इसको कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पर्ल हार्बर जैसी घटना थी ये, और इसके बाद इसमें एस्केलेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ये बहुत ही एक संतोष की बात है। और वो उस शिप का डुबोना एक बहुत ही भयावह रूप ले सकता था, लेकिन ईरान ने या तो यहाँ पर थोड़ा सा एक संयम दिखाया और उसने उस लेवल का कुछ भी नहीं किया, या उसके पास ताकत नहीं थी कि अमेरिका का या इजराइल का इतना बड़ा सर्वनाश वो कर पाता। तो चीजें वहां से बदली हैं। दूसरी चीज रही, हॉर्मुज के ऊपर जिस तरह से कंट्रोल बनाया है, ये संभावना पहले से व्यक्त करी जा रही थी कि हॉर्मुज का जो इलाका है, जो 38-39 किलोमीटर की जो पट्टी है, जिसके ऊपर ज्यादातर क्षेत्र पर ईरानियों का सुवरेन अधिकार है, वो इसको ब्लॉक कर सकते थे, और सबको अंदेशा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सच में ब्लॉक हो सकता है। ईरान ने वो करके दिखाया, और ये दिखाया कि उस एक छोटे से इलाके से उसको बंद करने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी जा सकती है। और यहीं पर ईरान ने एक अपर हैंड रखा इस पूरे युद्ध में। आप देखें कि हम कितनी बात करते रहे रक्षा के क्षेत्र की, अगर हम सिर्फ बात करें तो कोई मुकाबला ही नहीं है अमेरिकन पावर का, इजरायली पावर का और ईरान के साथ। ईरान ने सिर्फ क्या किया है, वही युद्ध के पुराने नियमों को, जहां पर दुश्मन की कमजोर नस है उसको दबाइए, इस एक फार्मूले पे काम किया है, और आज 24 दिन के बाद भी ईरान बराबरी से लड़ रहा है। तो अब ये युद्ध किधर जाएगा, कहां जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम संसद से जो आवाजें आई हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में आई हैं, प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, उस संबोधन से एक चीज बहुत वेलकम करने वाली है। कम से कम प्रधानमंत्री जी संसद में आए, उन्होंने बात तो रखी,
जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा राखी जी की प्रधानमंत्री को सब सुनना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी और जो शुरुआत जिस चीज से कही वो वाकई में स्वागत योग्य है कि देश को हर एक संकट की घड़ी में एकजुट होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, एकजुट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर एक चीज थोड़ा सा आहत कर गई, जब प्रधानमंत्री इस युद्ध के ऊपर एक बड़ा वक्तव्य देने से बचते दिखाई दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक बहुत बड़े देश है और एशिया में हमारी एक बड़ी पहचान है, हमारी सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो भारत उसमें कर क्या रहा है? भारत सिर्फ ईरान से बात कर रहा है, अपने तेल के जहाज निकलवा रहा है। भारत ने क्या अमेरिका से भी बात करी, भारत ने क्या इजराइल से भी बात करी। इस युद्ध के शुरू होने के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल में थे, उसके बाद भी वो बात कर सकते थे और अगर बात की है तो उसको सार्वजनिक करने में क्या बुराई है? और अगर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है तो कम से कम संसद के अंदर ये हिंट दिया जा सकता था। और उसके बाद प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि होर्मुज पर ये जो चल रहा है, होर्मुज को बंद करना भारत के लिए अस्वीकार्य है। अब देखिए ये एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर चूंकि ये प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। यानी कि भारत को ईरान की ये कार्रवाई पसंद नहीं आई है, अस्वीकार्य है। इसका यही मतलब होता है, यानी कि भारत कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पहलू पर ईरान के खिलाफ है। उस ईरान के खिलाफ है जिसने आज ही एक घोषित रूप से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्रीलंका को ये कहा है कि आप हमसे जो भी चाहे मदद ले सकते हैं। आपने चूंकि अमेरिका को अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने दिया, इसलिए ईरान आपके साथ खड़ा है और आप जितना तेल चाहें, श्रीलंका के लोग कह रहे हैं कि आप जितना तेल चाहें और जो भी गुड्स चाहिए वो सब हम आपको देने को तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज बताता है कि कहीं हमसे कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। अब उसको कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन मुझे भी लगता है भारती जी की तरह मैं भी एक मानता हूं कि अब काफी देर हो चुकी है और हमको अब नए सिरे से अपने तमाम चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, वापस आऊंगे। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। अरविंद जी, बहुत सारी राजनीति हो गई जब से मिडिल ईस्ट का जो तनाव हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं लेता और अभी भी चीजें चलती जा रही हैं। इस बीच में ये बात सच है, प्राइम मिनिस्टर को सब सुनना चाहते थे, बहुत सारी बातें उन्होंने भी रखी हैं। देखिए ये बात तो हमेशा ही आती है कि मिलकर समाधान निकालेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालेंगे, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि हमें अब क्या करने की जरूरत है। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप एक विश्लेषक हैं, राजनीतिक रूप से बहुत चीजें आती हैं। दोनों एक्सपर्ट ने इस चीज को आगे बढ़ाया कि कुछ चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। हम यदि ईरान से बात करते हैं तो हमें इजराइल और अमेरिका से क्या हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी क्लियरिटी अभी आना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से तेल और गैस के दाम बढ़े, जो स्थितियां हमारे और आपके सामने हैं, उस सवाल तो खड़े कर रही हैं कि कब तक हम ये मार झेलेंगे। देखिए बात क्या होती है राखी जी, एक पुरानी कहावत है कि जब तक जो है ना शेर लिखना नहीं सीख लेता तब तक तो हर कहानी में जो है ना शिकारी मान रहता है। अब बहुत सारी चीजें डिप्लोमेसी है, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे जो बैक चैनल वाले जो हमारे राजदूत हैं, जो विदेशी एम्बेसीज हैं हमारी, जो दूतावास काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सब सार्वजनिक नहीं बताया जा सकता। देखिए ये जो युद्ध है, ये युद्ध ना तो हमने शुरू किया, हमने क्या मतलब है, इसमें भारत का क्या रोल है इस युद्ध में? भाई ना हमने किसी को गोला बारूद दिया, ना किसी को कुछ दिया। जिस इरानियन शिप की बात हो रही है उसमें से एक इरानियन शिप तो हमारे यहाँ भी है, उसके 3 टैंकर हमारे यहाँ भी हैं। तो जिस उसको भी जो है दूसरे जो उनके 2 सिपाही थे वहां, 2 में से एक को तो हमने मदद की, दूसरा चला गया। और जहां पे उस पर हमला हुआ था वो श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर था, वो हमारा नहीं था। उसमें हम अपनी नेवी थोड़ा ना भेज देते उनको बचाने के लिए वहां। और जब श्रीलंका ने नहीं भेजी, चीन ने नहीं भेजी, जो जिस चीन की आजकल बड़ी जो है तारीफ होती है, उस चीन ने क्या किया इस युद्ध में? चीन किससे बात कर रहा है, रूस किससे बात कर रहा है? तो सभी देश अपना अपना देख है, अपना अपना ही देखना चाहिए। जो नैतिकता की बात है, नैतिकता की बात है किताबी रूप से ठीक है, नैतिकता की बात है वहीं तक ठीक है कि जब अपने अंदरूनी मामलों में नैतिकता नहीं ला पा रहे, हम बाहरी दुनिया से उम्मीद करते हैं वहां पर नैतिकता दिखाएंगे। जो अभी देखिए मोदी ने जो आज जो कहा उसमें 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये अस्वीकार्य है ये, और अस्वीकार्य का मतलब है कि किसी भी देश को, जिस देश का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, भारत का क्या लेना देना इस युद्ध से जो है, नेपाल का क्या लेना देना इस युद्ध से जो है, लेकिन उनके तेल टैंकर उन्होंने सबके रोके। अब तेल टैंकर जिस कीमत पे वहां से आ रहे हैं वो कीमत थोड़ा देश हमेशा चुका देगा। तो भारत के प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में ये कहना कि ये चीज अस्वीकार्य बहुत चीजों को इंडिकेट करता है। और आपको ये जानकारी होगी जब से पहले निकाले हैं, भारत ने अपने वॉरशिप वहां पे अपने तैनात किए हुए हैं। देखिए अगर कोई लोकतांत्रिक देश तो ईरान है नहीं, हमारे से क्या संबंध है क्या नहीं संबंध है वो अलग बात है, इजराइल से क्या संबंध है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ईरान के अंदर कोई भी सत्ता ऐसी जो लोकतांत्रिक ना हो, जो एक कट्टर सोच रखती हो, उसका वहां पे स्थापित हो जाना वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश के हित में नहीं है वो। और भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जो कहा कि अस्वीकार्य है, इसका मतलब ये अगर ये लंबा चला तो ये मामला किधर किसी और रूप में भी ले लिया जाएगा। और जहां तक एक होने की बात है, देखिए इनमें से कोई भी चीज हमारा प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन का ना हम तेल
हमारा तेल का प्रोडक्शन हमारा अपना जो है वो मामूली है, ऊँट के मुंह में जीरे की तरह। जो हमारी जो मांग है ऊर्जा की, उसमें जो उत्पादन हमारा है वो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। तो एकजुट होने का तो मतलब ये है कि जितने विपक्षी दल हैं, इन सबको कल से जो है ना सभी अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए, कहीं अगर कालाबाजारी हो रही है गैस की, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस कार्रवाई ना करे तब उनके नेशनल लीडर कहें देखो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये एकजुटता का मतलब है। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ तो जो कालाबाजारी इस लेवल की हो गई, मैं आपको बताऊं, जो इंटीरियर वाले इलाके हैं राजधानी को छोड़ के, तो आसपास के इलाके में जो पानी के टैंकर हैं, उन तक में सेटिंग से डीजल पेट्रोल भरवाए जा रहे हैं। अब बताओ, पानी के टैंकर 20,000 लीटर का पानी का टैंकर आता है, 20,000 लीटर को आप भर लोगे आप, और वहाँ खतरा अलग से है। तो इस चीजों में कहाँ एकजुटता रह पाएगी। देखिए, जहां तक विदेश नीति की बात है, विदेश नीति हम किस पे डिपेंड करें। हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ चीन। चीन की जो ताकत है, वो चीन की ताकत, ईरान क्या मदद करेगा हमारी उसमें, बताइए ईरान क्या मदद करेगा उसमें हमारी। और ईरान ने हमारी मदद अब तक कहाँ की है। 65 का वार हो, 71 का वार हो, ये धारा 370 हटने का मसला हो, कहाँ हमारी मदद की ईरान ने जो है। देखिए, ईरान एक इस्लामिक शासन है फिलहाल, जब से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ 1979 के बाद, वो इस्लामिक शासन है, जिनका जो मकसद है वो मकसद है इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना। अब दुनिया में कहते परिवर्तन होना चाहिए, भाई ईरान को चौधरी बनने की क्या जरूरत थी। इजराइल वालों ने फिलिस्तीन वालों से उनसे मदद मांगी थी क्या। उन्होंने पूरा एक फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के, कि हम इस्लामिक दुनिया के रहबर बन जाएंगे, उन्होंने पूरे के पूरे 3 आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए। हिजबुल्लाह किया उन्होंने खड़ा किया। क्या हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन नहीं है? हमास आतंकवादी संगठन नहीं है? इन्होंने क्या हुती आतंकवादी संगठन नहीं है? तो जो देश आतंकवादियों को पनाह देता, आतंकवादियों को खड़ा करते हैं, उसके साथ दोस्ती की पैरवी जो की जा रही है, वो एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। देखिए, ट्रंप आप हमें पसंद करें ना करें, ट्रंप के पास मौका, हमारे पास मौका रहेगा, 2 साल बाद 2 नया नेता आ जाएगा वहां, तो लोकतंत्र है वहां, नीति चलती रहेगी। ये इजराइल में भी है, लेकिन ईरान में तो मौका वही है, वो रहेंगे अभी नए वाले खाम नहीं जाएंगे जो। तो ये जिनकी किसी अगर राज्य की, किसी स्टेट की घोषित पॉलिसी ये हो कि किसी देश को हमें नक्शे से मिटाना है, तो उस देश के साथ स्थायी संबंध किसी भी लोकतांत्रिक देश के नहीं हो सकते। संबंध सिर्फ अपने फायदे के हो सकते हैं, और फायदे के संबंध फिलहाल भारत सबसे रख रहा है। फायदे के संबंध किससे नहीं रख रहा। अब आप एक बात बताइए, जिस ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन जो बालाकोट की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी मिसाइलें थी, जो कारगिल में जो मिसाइलें चली थी, जो लेजर गाइडेड बम थे, वो किसने दिए थे हमें? इजराइल ने नहीं दिए थे क्या हमें? तो हमें अपनी जरूरतों को तो देखना है ना, कि अब केवल नैतिकता सिर्फ इसलिए कि भाई वहां पे हमें मुस्लिम वोट बैंक को यहाँ से साधना है, इसलिए हम ईरान के साथ चले जाएं। इसी देश में नारे लगे हैं, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, वो कहाँ किस लिए लगे हैं वो हिजबुल्लाह के नारे, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, इसी देश में नारे लगे हैं ना। तो ये सोचने वाली बात है। विदेश नीति जो होती है, विदेश नीति कोई ना एक दिन में बनती है ना एक दिन में बिगड़ती है। हाँ, इस सरकार में सिर्फ ये आया है कि जो इजराइल के साथ जो विदेश नीति के चलते, सिर्फ वोट बैंक के चलते, कि यहाँ के मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े नहीं दिखाई देंगे, वो इस सरकार ने तोड़ा। बाकी विदेश नीति तो वो की वही है। अब जैसे दुनिया बदल रही है, जो लोग भारत को ज्ञान दे रहे हैं, भारत के अंदर ही बैठ कर कि भारत को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, अमेरिका के अलावा 2 ताकत और हैं, चीन है और रूस है। क्या कर लिया इन लोगों ने? एक शब्द देखा, बयानबाजी करने से, गाल बजाने से क्या होता है? भेज देते अपने हथियार वहां पे, भेज देते अपने वॉरशिप वहां पे, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, जो अरविंद जी, दुनिया की जो हकीकत है, उस हकीकत को पहचानना चाहिए। हकीकत क्या है? हकीकत हमें अपने फायदा देखना है। फायदा कहाँ से मिल रहा? फायदा ये है कि भाई ये हमारे इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हम इस युद्ध में हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं अमेरिका को, ना इजराइल को, ना किसी को, ना ईरान को बना के। अब भारत ने एक स्टेटमेंट लिया, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला ठीक नहीं है। वो ईरान के लिए भी है, इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी है। तो तीनों देशों की आलोचना भारत ने की है। तो इस स्थिति में, और भारत के 1 करोड़ जो लोग हैं वो खाड़ी देशों में रहते हैं, तो ईरान के साथ खड़ा होकर के दिखाई दे करके यहाँ सिर्फ कुछ बुद्धिजीवी लोगों को जो है अपना सुकून मिल जाएगा, कि यहाँ पे जो है ना कि उनके साथ खड़े में 1 करोड़ लोगों को खतरे में डाल दें। वहां ईरान से हमारा फायदा क्या हो रहा है बताइए अब जरा हमें। खाड़ी देशों से हमें पेट्रोल डॉलर वहां से आ रहे हैं, 1 करोड़ लोग हमारे वहां रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के साथ हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। जब उनको दवाई की जरूरत थी, भारत ने दवाई भेजी है। जब उनको जरूरत थी जिस चीजों की, भारत ने दिया है। उनकी जो वॉरशिप थी यहाँ पे इंडिया में हमारे यहाँ रहे हैं, 3 टैंकर उनके यहाँ, हमारे यहाँ अभी भी हैं, लेकिन 3 टैंकर किस लिए, उस पर कोई बात नहीं करता। ये 3 टैंकर जो आए थे ईरान के, वो स्मगलिंग के लिए आए हुए थे पाकिस्तान के साथ मिलकर के, जिसको इंडियन नेवी ने पकड़ा हुआ है। ठीक है अरविंद जी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे चलती हैं। पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी कभी भी खुल के नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, या इससे पहले के भी जो रहे हो, उनकी बातचीत इसी स्थिति में सभी लोगों से नहीं होती। हमारे पास देखिए जानकारी कितनी जो सामने दिख रही है। सरकार के पास जानकारी खुफिया भी होती है, दूसरी तरह की जानकारियां भी होती है। सरकार देश चलता है उनसे। तो ये कहना कि भाई हमें बिल्कुल नीति बदलने की जरूरत है, हम इजराइल और अमेरिका के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है कि जो इजराइल हमारा बिल्कुल डिफेंस का इतना बड़ा सहयोगी है, उसके बिना हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो 3 हमारे युद्ध अब तक बड़े हुए हैं, 71 और 65 को छोड़ दिया जाए अगर,
कारगिल वाला युद्ध हुआ, बालाकोट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें हथियार तो हमारे वहीं से आए हैं। मतलब ज्यादा हथियार कहने का मतलब कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है वहीं से पूरी हुई। हमारे पड़ोस में जो देश बैठे हुए हैं, जहां तक श्रीलंका की बात है, ईरान से ठीक है अरविंद जी, श्रीलंका, चलिए ठीक है, मैं इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, इंटरनेशनल सैंक्शन लगे हुए हैं, रूस तक नहीं खरीद पा रहा उससे तेल। तो जिसपे सैंक्शन लगे पड़े हैं, तो उस पर हम एक तेल 10 लीटर एक टैंकर तेल लेकर के सस्ता हमारी सारी कंपनियों को बिठवा देंगे। हमारा जीमेल कहां से चल रहा है? देखिए, जो हकीकत होती है, हकीकत को समझना चाहिए, हकीकत के धरातल को उतर करके। ठीक है अरविंद जी, सबके अपने अपने मत है, ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। नवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राकेश जी, सुन पा रहा हूं, इंतजार भी कर रहा हूं बहुत देर से। हाँ सर, क्योंकि सारे एक्सपर्ट के पहले व्यूज आने थे, राजनीतिक रूप से आपको ही पहले मौका दे रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि सब लोग जल्दी जल्दी से अपनी बात रखें ताकि प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बात आ जाए, इधर उधर डिरेल ना हो तो बहुत बेहतर होगा। नवीन जी, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था, प्राइम मिनिस्टर को सब सुनना चाहते थे, और आज जो बातें आई हैं पश्चिम एशिया के हालात पर, उन्होंने सीधी बात करी है, और एक बात वही है कि सब कुछ शांति से समाधान निकल सकता है। ईरान को लेकर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो उन्होंने कहा कि उस तरह का रवैया, उसको बंद करने का रवैया स्वीकार नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। एक चीज़ क्लियर है कि भारत अपने संबंध सबसे अच्छे रख के चलता है, लेकिन इस वक्त पे जो चीज़ें हो रही हैं और जो वो संदेश दे रहे हैं, राजनीतिक रूप से सवाल पता है कहाँ आ रहा है सर? हमारे एनर्जी सेक्टर, भारत पे, तेल और गैस पे, यहाँ लेके ना एक कंट्रोवर्सी हो रही है बार बार, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घेरती है। मैं हमेशा एक कहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ हो रहा है और उसके चक्कर में महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार क्यों, लेकिन सरकार यदि अपने पॉइंट्स को क्लियर रखेगी तो मुझे लगता है वहां पर इतने कटाक्ष नहीं होंगे। राकेश, सबसे पहले ये बता दूं कि पहले तो सबसे पहले एक भारत का नागरिक होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ देश के 140 करोड़ जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, देश की बेहतरी के लिए और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से देश को बताया। देखिए, अब सब एक्सपर्ट बोल रहे थे, सब एक्सपर्टों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने अपने अपने अच्छे पक्ष रखे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री और देश के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी पहली प्राथमिकता होती है अपने देश को कैसे सुरक्षित रखे जाए। हम उस संबंध में कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, जिससे हमारे देश का हित हो और हमारी जनता को कहीं ना कोई परेशानी हो। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत दुनिया में इतनी मजबूत महाशक्ति के रूप में उभरा है कि हमको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि किससे संबंध अच्छे हुए, किससे बुरे हुए। हम अंतर्राष्ट्रीय पे सब देशों से एक अच्छे संबंध चाहते हैं और भारत दुनिया में अहिंसा के लिए, शांति के लिए भारत दुनिया में जाना जाता है। निश्चित तौर पे चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो या ईरान हो, हम सबसे ये अनुरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही कि भाई इसको शांति से समाधान निकाला जा सकता है। चाहे किसी भी देश की कोई भी लड़ाई हो, प्रधानमंत्री ने हरदम ये प्रयास किया है कि भारत के संवैधानिक ढांचा में जो हमारे अधिकार है शांति और अहिंसा का, उस पे चल के हम उस देश में युद्ध को रुकवाने में अपना प्रयास करें। और देखिए, रोकना नहीं रोकना ये अमेरिका इजराइल का मामला है, ये ईरान का मामला। इसमें एक्सपर्ट भी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि 5 दिन का अगर ये रोका है तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि शायद इसको पूर्ण विराम लग जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता देश की या हमारी गवर्नमेंट की यही है कि हम अपने देश के नागरिकों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें, चाहे वो अन्न के मामला में हो, चाहे वो खाद के मामला में हो, चाहे किसानों का किसानों का खाद का मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, डीजल का मामला हो, गैस का मामला में पूर्ण रूप से हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है। और आने वाले एक समय तक के लिए हमको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि देश के लोगों को हमारी कहीं कुछ होगी। कुछ बहुत सारी कालाबाजारी आई है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी मिला है, कुछ साउथ के अंदर भी मिला है, कुछ बंगाल में भी देखने को मिला है। उन कालाबाजारी पर राज्य के हर मुख्यमंत्री को, चाहे किसी की भी सरकार हो, देखिए राष्ट्र का मामला जब बनता है तो राष्ट्र का मामला है, सरकार आएगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई वो चलती रहेगी, लेकिन ये राष्ट्र का मामला है। हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को, उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को इमीडिएटली कालाबाजारी पर रोक लगानी चाहिए, ताकि कालाबाजारी के रोकने से आम जनता किसी परेशानी में ना पड़े, आम जनता अपने को असुरक्षित नहीं समझे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश के सारे ऑपोजिशन से, जितनी भी ऑपोजिशन है, उनको ये कहा है कि हमारे आंतरिक मामले में हम आपस में जरूर एक दूसरे का विरोध करते हैं, वो हमारा चलता रहता है, नीतिगत मामला है भारत तरफ का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय का मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है, देश के 40 करोड़ लोगों की जीविका का मामला है, देश को सुरक्षित रखने का मामला है। सारे ऑपोजिशन को एक साथ सरकार के मिलकर रहना चाहिए, ऑपोजिशन भी अपनी सुझाव दे। निश्चित तौर पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार भी करनी चाहिए कि भाई देश के ऑपोजिशन ने कुछ सलाह दिया है, हम उसको भी निश्चित तौर पर हमको मानना चाहिए, लेकिन सारी ऑपोजिशन को देश के सरकार के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, अभी राष्ट्र का मामला है, इसमें एक साथ राखी जी होना चाहिए। और हम उसमें कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी विदेशी प्रेशर का, हम अपने देश के आम जनता के सुरक्षा से कंप्रोमाइज करके
देश के हित में जाकर के हम ऐसी कोई भी रणनीतिक, चाहे हमारी विदेश नीति को लोग कोई कमजोर समझे, मजबूत समझे, हम कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिससे किसी से रिश्ता रखने के चक्कर में, अच्छा करने के चक्कर देश का हमारा हित हो। हमारे लिए दुनिया का हर राष्ट्र से भारत शांति और अहिंसा के बल पे उसे संबंध चाहता है और भारत उसमें पूर्ण रूप से सक्सेस है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी हाँ राखी जी, पवन क्लियर आवाज आ रही जी, है। भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है जो कुछ भी संकट अभी आया है। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बहुत सारी चीजों को अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे। क्या इससे सहमत हैं? क्या जो सिनेरियो दिख रहा है या जुमलों देश की के सरकार प्रधानमंत्री है, कह रहे राखी हैं जी। उसे एक्सेप्ट करें? बिल्कुल भी नहीं राखी जी। देखिए पूरे इंटीरियर्स में आज ये पोजीशन आ गई है कि आज गैस कहीं पर मिल नहीं रहा है। महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में भी देखिए आप, बाकी सारे इंटीरियर्स के अंदर देख लीजिए, जो स्मॉल स्केल जो टपरियां थी, जिसको हम टपरी कहते हैं, जिसके ऊपर चाय मिलती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्नैक्स मिलते हैं, इन सब लोगों के कमर्शियल सिलेंडर्स पूरी तरीके से मिलना बंद हो गए हैं। या तो उनको स्टोव के ऊपर बनाना पड़ रहा है या तो उनको चूल्हे के ऊपर बनाना पड़ रहा है। और परिस्थिति इतनी विकट है, आप देखेंगे जो घरेलू गैस है वो घरेलू गैस भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। यानी अगर आप कहीं पर नंबर लगाते हैं और आपका नंबर आता भी है तो वो जो डीलर्स है वो आपको गैस नहीं दे रहे। ये वस्तुस्थिति है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि सब कंट्रोल में है। मेरा प्रश्न उनको है कि अगर कंट्रोल में है तो इतनी लाइनें क्यों लग रही है पूरे देश में? गैस मिल क्यों नहीं रहा है पूरे देश में? यहां तक कि जो केरोसिन, उसके अलावा आपका जो डीजल और पेट्रोल है, डीजल और पेट्रोल को आयात करना बंद कर दिया गया है क्योंकि बैरल के रेट बहुत ऊंचे चले गए। तो बैरल के रेट ऊंचे गए, कंट्री का उसके अंदर लॉस रहेगा ये सोच के, और सरकार को पेमेंट भरना है और लोगों को एक रेट के ऊपर देना है, तो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो चाहती है कि भाई उनको अब बाहर से डीजल पेट्रोल लेने के बजाय में थोड़े दिन तक वेट करते हैं। ये स्थिति आई क्यों राखी जी? ये स्थिति आई एब्स्ट्रीम फाइल्स को दबाने के लिए ये मूवमेंट किया गया। एब्स्ट्रीम फाइल्स के वजह से उसको रोकने के लिए, पूरे वर्ल्ड का ध्यान भटकाने के लिए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, या उसमें इन्वॉल्व जितने ये बड़े बिग शॉट्स थे, इन लोगों ने एब्स्ट्रीम फाइल्स को दबाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की। आप देख लीजिए किस तरीके से हमला किया गया, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अचानक ये वॉर की शुरुआत की गई क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एब्स्ट्रीम फाइल्स ताकत से ऊपर आ रहा था। अचानक ये घटना घट गई और घटने के बाद में मुझे प्रश्न है मेरा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर देश में कहीं पर भी, वर्ल्ड में कहीं भी वॉर हो रहा है तो क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि जिस कंट्री में वॉर हो रहा है वहां से अगर हमारा कुछ सप्लाई है तो उसकी हमने भरमसाठ पहले हमारे पास में उसको रखना चाहिए। और देश में जो कालाबाजारी हो रही है, बहुत कालाबाजारी हो रही है गैस को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, तो इस कालाबाजारी को रोकने का जिम्मा किसका है? सिर्फ ये संसद में बोलने से चलेगा क्या कि अगर संसद में बोल दिए कि पूरा देश बहुत अच्छा चल रहा है? ऐसा नहीं है। स्थिति धीर गंभीर है। गैस मिल नहीं रही है, गैस के डीलर्स कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको नकेल कसने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। और ये फेल गवर्नमेंट है, ये इनकी पॉलिसीज पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि अगर इनके पास में अच्छी पॉलिसी होती थी तो वर्ल्ड की जो स्थिति है वो देखकर हमारे देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी टंचाई नहीं आती थी। जो टंचाई है वो हम लोगों के सबके सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जुमले है, इनका ये बोलना फिर से कि देश अच्छे से चल रहा है, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन में है भारत, और इसका पूरा जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है। ठीक है, वापस आऊंगी। यशी मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी इसका मेरे से हाँ, मैं जवाब लूंगी, मैं नवीन जी जवाब लूंगी, यशी की प्रतिक्रिया आ जाए उसके बाद। ठीक है यशी, एनर्जी जो है वो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। इस सेक्टर को, इसे लेकर प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद भी ये बात बोली। मुझे लगता है यदि ऊर्जा सेक्टर वाकई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ है तो हम इसकी गंभीरता को समझते हैं, भारत सरकार भी समझती होगी। पर जो सिनेरियो बना है, जो आके उन्होंने कहा है, उसको कह देने पर मात्र से हो जाएगा, या फिर हम इस चीज के लिए शुक्रिया अदा कर दें कि कम से कम उन्होंने आके अपनी बात तो रखी। जितने दिनों से सुनने का इंतजार था, पूरा विपक्ष उनको सुनना चाहता था, देश सुनना चाहता था। क्योंकि देखिए इस पैनल में जितने भी लोग बैठे, सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। समाजवादी पार्टी इसको कैसे समझती? राखी जी,
अब मोदी जी आकर के रात में 8 बजे आके जनता से कह दें कि ताली थाली बजा दो, सारे संकट खत्म हो जाएंगे, तो हम उनके इस इंतजार के लिए हम तो ताली थाली नहीं बजा पाएंगे। हम तो निदान चाहेंगे, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो चाहेंगे। अब अगर कुछ लोग इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि ताली थाली बजाने का मौका मिल गया है, तो बजाए ताली थाली। उनके घर के सिलेंडर अगर भर जाते हो ताली थाली बजाने से, जैसे कोविड की बीमारी दूर हो रही थी, तो बजाए खूब ताली थाली। हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम तो ये बात कर रहे हैं कि आज युद्ध के समय पे जो गैस सिलेंडर्स की कमी हो गई है, ये आज नहीं हुई है। ये आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले 1 दिन और 2 दिन और 3 दिन के अंदर गैस सिलेंडर बुक करने के बाद आ जाता था, वो आना बंद हो गया। ये सारा सब चीजें व्यवस्थित है, सब कोई भी चेक कर सकता है। आपके घर में भी रसोई गैस होती है, मेरे घर में भी, और लोग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो खुद मान जाएंगे इस बात। और आज जब सरकार ने ये कहा, कलेक्टर्स ने ये बात कही सरकार के माध्यम से कि 7 दिन में 6 दिन में आपको गैस सिलेंडर मिल जाए। मैंने 14 मार्च को गैस सिलेंडर बुक किया था, आज 23 मार्च है, मेरे घर में गैस सिलेंडर नहीं है। जिस तरीके से नोटबंदी में झूठ परोसे गए थे कि अगर आपके खाते में 2 लाख रुपए हैं तो आप अपने खाते में पहले से रखे हुए पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपके कोई इमरजेंसी है, स्वास्थ्य संबंधित है, कोई विवाह है, तो आप उस पैसे को निकाल सकते। उस चीज का भुगतभोगी मैं खुद हूं। मेरी छोटी बहन की घर में शादी थी, मेरी माँ ने एफडी बना के रखी थी पहले से, लेकिन वो एफडी हम तोड़ नहीं पाए। बैंक मैनेजर ने स्पष्ट कह दिया, सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं है, हम इस एफडी का पैसा आपको नहीं दे पाए। हमने शादी का कार्ड दिया, ईमेल किया सरकार को, कुछ नहीं, अपनी व्यवस्थाओं के साथ, व्यवहार के साथ में शादी को किया। जो खुशियां होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं तकलीफें बढ़ाने का काम सरकार ने किया। वही काम सरकार लगातार कर रही है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, हमारा मित्र देश कौन है? क्या श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है? हमारे पड़ोस में रहने वाले कौन से देश से हमारी मित्रता है? कौन सी बेहतर फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है कि जिससे हमारी मित्रता बढ़ती है? अभी हमारे एक विद्वान मित्र कह रहे थे चीन के बारे में, चीन की दुश्मनियों के बारे में। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी ने हमेशा चीन से सावधान रहने की बात कही और ये कहा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है तो चीन है। और चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार कौन कर रहा है? जो स्वदेशी कहने वाले, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कहने वाले। आज गैस के विकल्प के रूप में, जो आपने कहा एनर्जी के विकल्प के रूप में, गैस, रसोई गैस के विकल्प के रूप में लोग इंडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडक्शन मार्केट से खत्म हो गए। क्या कहा जा रहा है? चीन से आएंगे। यानी मौजूदा दौर में जो इंडक्शन जितने मार्केट में थे वो ज्यादातर चीन से बने हुए थे, कंपनी कोई भी हो। तो हम दवाइयों पे चीन पे निर्भर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमें चीन पे निर्भर कर दिया, हर चीज पे हमें चीन पे निर्भर कर दिया। और बातें स्वदेशी की, मेड इन इंडिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये झूठ कौन परोस रहा है हमारे देश में? हमारे देशवासियों के साथ विश्वासघात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के शब्दों पे, सरकार के शब्दों पे लोग विश्वास करते हैं। सरकार ने कोविड काल में क्या बोला? एक भी मजदूर पैदल नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया। एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन से की कमी से जान नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया। तो झूठी सरकार पे क्या विश्वास किया जाएगा? जो इनकी नीति और रीति है, जो डिलीवर करना है, वो इतना घातक है कि देशवासियों ने समय समय पर भुगता है। चाहे वो कोविड के समय हो, नोटबंदी के समय हो, अचानक जीएसटी लागू करने की बात हो, व्यापार ध्वस्त कर दिया आपने, आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया। आज युद्ध के नाम पे केवल भारतीय जनता पार्टी के जमाखोर व्यापारी लाभ लेने का काम कर रहे हैं। सवाल उनसे नहीं हो रहा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा झांसी में ट्रक का ट्रक गायब हो गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गायब कर दिया। और जब वो वापस किया गया तो खाली सिलेंडर वापस कर दिए। तो बताइए, लूट, इस आपदा में अवसर तलाशने वाली भारतीय जनता पार्टी हर जगह आपदा तलाश रही है। ये समय मिलजुल करके, अगर विपत्ति देश में आती है तो मिलजुल करके उसको दूर करने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी दूसरे लोगों पे आरोप लगाने पे लगे। अपनी पॉलिसी की फेलियर के लिए जनता से माफी नहीं मांगेंगे। ये बेशर्मी के साथ में अकड़ के खड़े रहेंगे। ये जो इनकी दोस्ती चल रही है, उसी का खामियाजा हमारा देश भुगत रहा है। चीन के पास 24 महीने की कैसे कैपेसिटी हो गई सारी एनर्जी को स्टोर करने की? वही युद्ध का समय चीन के लिए भी है, वही युद्ध का समय भारत के लिए भी है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं? और जो ईरान हमको सस्ता तेल दे रहा था,
आज हम महंगा तेल लेने के लिए तैयार हैं। जो हमको उधारी ईरान देता था, हम दूसरे से नगद में लेने के लिए तैयार हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी कैसी पॉलिसी है? मतलब हम हर जगह से बर्बाद होने के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मसार करती है। देश की उन्नति और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब है। उसको देश से माफी मांगनी चाहिए और जनता सब कुछ देख रही है, जनता इनको जवाब देगी। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से बोलिए। नवीन जी पहले आप, इसलिए क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने सवाल उठाए हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देश के अंदर नकारा अपोजिशन है, देश की यही स्थिति होती है। मैं आपको सही सही बताऊं कि मैं बड़ा दुखी हूं। कांग्रेस के और समाजवादी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैंने देखा है कि आज एक गाड़ी कोयला अखिलेश यादव जी के घर पे और एक गाड़ी कोयला जो है वो राहुल गांधी जी के घर पे गया है। पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सब लोग पैदल चल रहे हैं दिल्ली के अंदर में। कोई गाड़ी नहीं है, सिक्योरिटी उनके पीछे पीछे घूम रही है। अखिलेश यादव कोयले पे खाना बना के खा रहे, चेहरा भी काला हो गया, उनकी पत्नी का भी चेहरा काला हो गया है। देखिए, नाकारा ऑपोजिशन अगर देश में बने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए राखी जी, अगर ये बात कहेंगे तो मुझे दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के वो शब्द याद आते हैं जो विधानसभा में कहा था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को महिला को बंद करने की बात कही। स्थिति है कि देश में इनकी कहावत है कि रस्सी जल गई, अठन नहीं गया है। पूरे देश से इनकी खात्मा हो गई है। 150 साल के सरकार की पार्टी होने के बाद आज देश में करा रहे हैं, इनको इसकी चिंता नहीं है। अरे बीजेपी सरकार की ये प्रवृत्ति है कि नाचना नहीं आ रहा है और आंगन टेढ़ा है, आप बोल रहे हैं। अरे देश को सिलेंडर दीजिए, देश को सिलेंडर दीजिए, लोगों के घर में खाना नहीं बन रहा है। टीवी पर बैठ के बड़ी बातें करने के बजाय संसद में खड़े रह के ये बोलने के बजाय में सिलेंडर उपलब्ध करवाइए, लोगों को सिलेंडर दीजिए साहब। खाना खाना मुश्किल हो जा रहा है। कांग्रेस के जो कांग्रेस ने 70 सालों में हर घर में सिलेंडर पहुंचाया था, आपने वापस चूल्हे पे लेकर आया है। पवन जी, एक सेकंड रुकिए। देखिए नवीन जी, इस तरीके से समझिए, बात सिर्फ बड़े राजनीतिक लीडर्स की नहीं हो रही है। आम जनता जो परेशान है, या दूसरे स्टेट से जो लाइनें, कतारें, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, या और हो सकती है, उनकी बात हो रही है। जी, कलकत्ता महानगर में मैं भी हूँ, मेरे घर से भी सिलेंडर बुक किए गए। हम भी घर में करते हैं, हमारे घर में भी 6 दिन के बाद आया है, 6ठे दिन मिली है। हमको याद है, इंदिरा गांधी जी का रीजन हमने देखा है, बीपी सिंह जी का रीजन, अटल बिहारी वाजपेयी जी का रीजन देखा है, मनमोहन सिंह जी का रीजन देखा है कि बुक करने के बाद में 1 महीने के बाद सिलेंडर आती थी। वो भी हम अनुरोध करते थे उसके बाद। आज कम से कम भारत में दूसरे तीसरे दिन सिलेंडर मिलती है, सेम डे सिलेंडर मिलता है। आज निश्चित 4,500 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है। इस कालाबाजारी के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। 4,500 रुपए में एक सिलेंडर आ रहा है। ठीक है, चलिए, बात सिर्फ गैस सिलेंडर की नहीं है। चलिए एक सेकंड रुकिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं यश जी? तो मेरी सुन लीजिए, उनको बोलिए साइलेंट रहे। राखी जी मुझे पक्ष रखने दीजिए। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। उनको केवल ये राखी जी, बड़ा सीधा सा सवाल था कि हमारा मित्र दोष देश कौन सा है पड़ोस में? ये तो परेशान है। इन्होंने पूरी प्रयास किया कि और ये जो इंजेक्शन खत्म हो गए हैं, ये दवाइयों का सौदा चीन पे आधार कर दिया है मार्केट, इसकी जिम्मेदारी कौन सी पॉलिसी की? सरकार बनाने जा रहे हैं। आज राखी जी, मैं इनको बोल रहा हूँ, ये देख लेंगे कि इसका परिणाम ये बेचारे सरकार ही बनाते रहते हैं, गला घोट करके जनता का सरकार ही बना रहे हैं, ऑपरेशन लोटस ही चलता रहता है। के अंदर में। ठीक है नवीन जी, करवाइए। ठीक है समझ रही है नवीन जी, ठीक है यश जी, कंप्लीट करिए जल्दी से, समय हो गया। राखी जी देखिए, सीधा सा सवाल, सीधा जवाब को उम्मीद करता था। मित्र देश का नाम बता देते, नहीं बता पाएंगे क्योंकि सब तो शत्रुता बना ली है इन्होंने, और जो हमारे शत्रु है उनसे इन्होंने मित्रता बना ली है। नाम बताएंगे कि वो शत्रु है और मित्रता बना करके चलेंगे। मैंने व्यापार की बात बता दी, ये व्यापारी सरकार है, व्यापार करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी अपने चंदे का धंधा करना चाहती है। इसके अब भारतीय जनता पार्टी को चंदा जिससे मिलेगा, चाहे देश की दलाली करने के लिए, चाहे देश को बेच करके। ये पूर्व में भी हमने देखा, इनका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा सौदे में दलाली करता हुआ इन्हीं के राष्ट्रीय कार्यालय में पकड़ा गया था। तो ये कहीं भी देश को बेचने में पीछे नहीं रहेंगे, चाहे वो चीन से बेचना हो, पाकिस्तान से बेचना हो, या किसी और देश के आगे बेचना। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि देश बिक रहा है। जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, आज वो देश को बेच भी रहा है और देश को झुकने भी दे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। अनुपम जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी, 2-3 चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अभी अरविंद जी ने कहा था कि चूंकि सिचुएशन ऐसी, देश इसमें अपना फायदा ढूंढ रहा है, तो इसको हर वो काम करना चाहिए जिसमें देश का फायदा हो। नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती, अरविंद जी कह रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा डिफर करूंगा। मुझे ये लगता है कि अगर ये बात सही है कि सबको अपना फायदा देखना चाहिए, तो आज हम लोग क्यों कोस रहे हैं जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं सिलेंडर की।
अब लोग क्यों कोस रहे हैं जो लोग तेल की कालाबाजारी कर रहे हैं, वो भी तो अपना फायदा ही देख रहे हैं। नैतिकता के बिना समाज नहीं चल सकता है साहब, नैतिकता आपको बहुत आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमारा हमेशा से रुख होना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक ओवरऑल पिक्चर बताएं कि देश ने क्या किया, देश के आगे क्या विजन है, देश अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर क्या करने वाला है। और देश का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का मतलब 140 करोड़ लोग होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के पास क्या विजन है कि वो संसद में बैठ करके चर्चा करेंगे। चर्चा तो मुझे नहीं सुनाई दी, एक मोनोलॉग दिखाई दिया 24 मिनट का, जो कि प्रधानमंत्री जी ने दिया वहां पर। इस पे चर्चा होती, चर्चा होने के बाद कम से कम पक्ष और विपक्ष की बातें, विपक्ष एक हो जाए, बहुत अच्छी बात, विपक्ष को एक होना चाहिए, साथ में आना चाहिए। लेकिन किस मुद्दे पर साथ आए साहब, उसको आशा की चर्चा तो करिए, चर्चा है नहीं, विपक्ष के साथ बैठ के है नहीं, मोनोलॉग हो रहा है। तो ये थोड़ा चीजें भारतीय लोकतंत्र में नई चीजें दिख रही हूँ। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मुझे नयापन दिख रहा है, तो ये नयापन हो सकता है अच्छा लगे कुछ लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता है, ये मेरी समस्या हो सकती है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अभी काम करने की गुंजाइश है और एग्रेसिवली गुंजाइश है। और मैं ये मानता हूं कि भारत के अंदर वो क्षमता है कि हम काम कर सकते हैं। अब अभी चीजें बहुत देर नहीं हुई, अगर हम गल्फ नेशन की बात करें तो हमें बहुत काम करना है। ठीक है, राजेश भारती जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ अरविंद जी, इसके बाद बस थोड़ा जल्दी से बोलिए। राजेश जी अनम्यूट करिए। मुझे अंतिम में सिर्फ एक बात ये कहनी है कि विदेश नीति को लेके और प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए जो उनके बयान हैं, या कहिए कि आज का जो संबोधन है 24 मिनट का, यदि उस संबोधन को यदि देखें तो प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज ही सारे आंसर दे रहा है। जो भी यहाँ चर्चा हुआ ना, उन सारे चर्चाओं का आंसर उनके बॉडी लैंग्वेज में और उनके कहने की शैली से ही मिल रहा है। इतना ही का। अरविंद जी हाँ अपनी बात रखिए, समय मांगा था। देखिए, मेरा कहने का मतलब जो होता है कि तो समाज नैतिकता से चलता है, समाज तो नैतिकता के बिना चल ही नहीं पाएगा। जो होर्डिंग करेंगे तो खाल में घुस भरना सरकार का काम है, विपक्ष का काम है, एक आध को पकड़ दो, ढंग से टांग दो। लेकिन देश नैतिकता से चलता है, देश अपने हित से चलता है, राष्ट्र की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए चलता है। समाज नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और देश की नैतिकता में फर्क होता है। अगर देश नैतिकता से चलने लगे दुनिया में कोई युद्ध होगा ही नहीं, दुनिया में सीमाओं की जरूरत नहीं है, दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस पे इतना भारी भरकम खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सामाजिक नैतिकता जरूरी है समाज को एक रखने के लिए, समाज को चलाने के लिए। लेकिन देश को चलाने के लिए देश का हित सर्वप्रथम होना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है, मंत्री शपथ लेता है, वो कहता है देश को एक रखूंगा। देश को एक रखने की कीमत चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा चुकाई जानी चाहिए और ना उससे पीछे हटना चाहिए। देश की जो कालाबाजारी कर रहे हैं, इनकी खाल में घुस भरना सरकार का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार इसमें नाकाम है अब तक। और विपक्ष का भी काम है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं सरकार को बताया भी ये कालाबाजारी कर रहे हैं, ना कि उसको बढ़ावा दे, ये काम होता है। देखिए, जहां तक दुश्मन और दोस्त की बात है, देखिए दुनिया ही अब ऐसी हो गई, इसमें क्या करें। ठीक है, अब जब सारी दुनिया बिल्कुल जिसको अधिनायकवाद पर चल रही है, तो उसमें भारत इससे अलग तो रह नहीं सकता। भारत का अपना प्रोडक्शन तो है नहीं, क्रूड ऑयल को ऐसे तो नहीं हो सकता हम पीपो में भर ले, गिलास बाल्टी भर के रख लेंगे, तो उसकी प्रोडक्शन मात्रा बढ़ाई जा रही है। और ये देश का संकट होता है, संकट तो मतलब यही तो होता है कि जो चीज हमारे पास है नहीं, वो नहीं मिल रही, तो उसमें कैसे गुजारा करें, यही तो संकट है। कोई संकट ये थोड़ा ना हो गया कि भाई कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया। भाई देश में हमारे पास प्रोडक्शन है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार है इसने कुएं बंद कर दिए, भाई ने कहते हैं कुएं बंद करो, यहाँ पे बोरिंग अरविंद जी ठीक है, मैं रोकूंगी, समय बहुत हो गया, प्लीज। कुदरत की दी चीज हमारे पास है नहीं, उन लोगों के पास है ये। पवन जी 10 सेकंड में कंप्लीट करिए क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है पवन जी। राखी जी, देश सिर्फ दो ही बातें बोल रहा है, नरेंद्र जी डोनाल्ड ट्रंप को पूरे सरेंडर, नरेंद्र जी दे दो भारत को सिलेंडर। ठीक है सर, विपक्ष का तो एक अलग राग है। खैर ठीक है, हमें हर सेगमेंट पे बात करनी जरूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है हम भी वहां से कहीं ना कहीं प्रभावित अब हो ही रहे हैं, तो हर सेक्टर पे बात करनी जरूरी है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो। सिर्फ एक सिलेंडर की बात पर हम आ जाएं और आरोप लगाएं तो वो भी ठीक नहीं है, बहुत सारे सेगमेंट जरूरी है। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत के लिए संकट कोई बड़ी चुनौती नहीं है, सारी चीजों से हम डील कर लेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है क्योंकि उनको सब सुनना चाहते थे, उनकी बात और उनके पॉइंट्स बहुत अहम थे। असल में देखिए, जहां ये सारी सिचुएशन बनी है वहां से कैसे डील करना है, कैसे चीजें हो जाएंगी, कैसे भारत कर रहा है, ये बात उन्होंने कही है। क्योंकि विपक्ष है, सवाल उठाना उनका अधिकार है, वो सवाल उठाएंगे, लेकिन क्या ये चीजें वाकई रुक जाएंगी, क्या जो चीजें बिगड़ी हैं वो सुधर जाएंगी, ये तो तभी समझ में आएगा जब तस्वीरें हमारे सामने होंगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।